वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावर। इस वीडियो में मैंने आपकी सोशल साइंस की बुक में से हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर लिया है, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। हमने अपने पिछले वीडियो में ये जान लिया था कि फ्रांस में स्लेवरी किस तरह से अबॉलिश होती है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। अब वहाँ के लोगों पर रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या असर हुआ, वो हमें इस टॉपिक में पता चलेगा। अब पूरी तरह से स्लेवरी अबॉलिश होने के बाद में फ्रांस में रिवॉल्यूशन आता है, मतलब एक न्यू गवर्नमेंट आती है और न्यू गवर्नमेंट नए लॉज बनाती है, अपकमिंग ऑफ लॉज दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। और वो जो लॉज बनाती है, उन लॉज की वजह से वहाँ के लोगों के आइडियाज़ में लिबर्टी और इक्वालिटी आती है, मतलब वो कुछ सोच सकें या फिर वो अपने मन से कुछ बोल सकें किसी आइडिया को लेकर, उन्हें ये फ्रीडम मिल जाती है। तो उनका पहला लॉ होता है अबॉलिशमेंट ऑफ सेंसरशिप। अब यहाँ आप मुझसे पूछोगे सेंसरशिप का मतलब क्या होता है। तो सेंसरशिप का मतलब ये होता है कि फ्रांस पर जो भी रूल कर रहा है उसे हटा देना, या फिर उनकी सोच को या फिर उनकी इक्वालिटी को जो नहीं बढ़ने दे रहा, उसे वहाँ से उन्होंने हटा दिया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में क्या डिफरेंस है। तो ओल्ड रिजिम में सेंसर ऑफ किंग, मतलब किंग रूल करते थे तो किंग का ही सारा राज चलता था। इक्वालिटी वो किस तरह से करना चाहते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता था, लिबर्टी भी उनके ऊपर डिपेंड करती थी। अब हम आते हैं न्यू रिजिम की तरफ। तो न्यू रिजिम में कुछ चेंजेस आए थे। पहला चेंज क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीज़न। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन हुआ था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स का, और इन्होंने अबॉलिश कर दिया था सेंसरशिप को, मतलब वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से अपने राइट्स चूज़ कर सकते हैं। सेकेंड चेंज, फ्रीडम टू स्पीच। वहाँ के लोग अपने मन की बात बोल सकते हैं, उन्हें फ्रीडम है अपने मन की बात बोलने के लिए। यूज़ ऑफ प्रिंट, अब वहाँ के लोग कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं मैगजीन्स में या फिर न्यूज़पेपर्स में, तो वो अपनी मर्ज़ी से प्रिंट करवा सकते हैं। पहले ओल्ड रिजिम में क्या होता था कि राजा की मर्ज़ी चलती थी। नेक्स्ट चेंज, प्ले सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अटैच्ड लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। अब वो कुछ ऐसे मोटिवेशनल सॉन्ग्स गाते थे और लोगों को अपने तरफ अटैच करते थे और एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप बना लिया करते थे। तो अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक और थोड़े से इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, नेपोलियन बोनापार्ट। लास्ट में हमने पढ़ा था कि फ्रांस पर डायरेक्टली रूल करती है और जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है उनकी पड़ती नहीं है, या फिर ये कह लेते हैं वो साथ में फ्रांस पर रूल नहीं कर पा रहे थे। तो उसका फ़ायदा नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया। तो डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं फ्रांस पर रूल करने। ही क्राउंड हिमसेल्फ एन एम्परर इन 1804। वो अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर देते हैं 1804 में। तो जब वो एम्परर बनते हैं तो वो कुछ चेंजेस भी लाते हैं। तो उनका पहला चेंज होता है कि वो फ्रांस की आसपास की नेबरिंग कंट्री को जीतना शुरू कर देते हैं। ही कॉन्कर्ड एनी यूरोपियन कंट्रीज, और वो जिस भी कंट्री को जीत लिया करते थे वहाँ के राजा उनके रिलेटिव्स बन जाते थे और उन्हें मॉडर्नाइज़र माना जाने लगा था। अब आप मुझसे पूछोगे कहाँ का मॉडर्नाइज़र, तो उन्हें यूरोप का मॉडर्नाइज़र माना जाने लगा था। ही वॉज कंसिडर्ड एज मॉडर्नाइज़र ऑफ यूरोप। अब उन्हें क्यों बोला जाने लगा था, क्योंकि वो फ्रांस में नए प्रिंसिपल्स लेकर आए थे, या फिर ये कह लेते हैं कि वो फ्रांस में कुछ नए लॉज लेकर आए थे। तो उनका पहला लॉज होता है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब नेपोलियन बोनापार्ट ट्रेड फ्लरिश करना चाहते थे फ्रांस में, तो इसलिए वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करते थे, जिसके चलते जो अमीर लोग होते थे वो उनसे बहुत खुश होते थे और उन्हें सपोर्ट भी करते थे। अब हम आते हैं उनके सेकेंड लॉ पर, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट वर इंट्रोड्यूस। जैसे कि आजकल 1 kg का वेट चल रहा है,
तो अगर आप लोग मार्केट में कुछ भी खरीदने के लिए जाते हो तो आपको उसी वेट या फिर मेज़रमेंट के हिसाब से वो नाप कर या फिर तोल कर दे देते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के आने के बाद में उन्होंने अपना सेकंड लॉ लगा दिया कि कोई भी सामान अगर दिया जाएगा तो वो यूनिफॉर्म वेट और मेज़रमेंट के साथ में दिया जाएगा। थर्ड लॉ, डेसिमल सिस्टम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब फ्रांस के पीपल्स को नेपोलियन बोनापार्ट का उन पर रूल करना भी पसंद नहीं आता, तो वो आवाज़ उठाने लगते हैं और अब एक बैटल होता है, बैटल ऑफ वाटरलू इन 1815, जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार जाते हैं। ही वॉज डिफीटेड बट हिज आइडियाज़ हैज़ डीप इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। वो हार तो जाते हैं पर उन्होंने जो आइडियाज़ दिए होते हैं फ्रांस में, उनका एक गहरा असर पड़ता है वहाँ की सोसाइटी पर। तो वो वहाँ के राजा को तो वहाँ से हटा देते हैं, पर उन्होंने जो आइडियाज़ दिए होते हैं उन्हें नहीं हटाते, वो उनके आइडियाज़ पर ही चलते हैं। अब यहाँ पर दो आइडियाज़ होते हैं जो कभी कभी आपको एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। अब इन दोनों आइडियाज़ को लेगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा जाता है। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय रिस्पॉन्डेड टू द आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। और इन दोनों आइडिया को रिस्पॉन्स कौन करते हैं? टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय। अब यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है और हाँ, यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सुनकर जाइए। आपको अगर इस चैप्टर का कोई भी टॉपिक रिवाइज करना हो तो उसकी लिंक आपको मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और मैंने इस चैप्टर में टोटल 3 PDF डाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ द PDF। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम बेस्ड होते हैं, और थर्ड PDF में आपको डेट वाइज इवेंट मिल जाएंगे जो भी फ्रांस में हुए थे, तो आप वहाँ से देख लीजिए। और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मेरी फेसबुक चैनल स्टडी अड्डा बाय प्रगति राजावत पर मिल जाएंगे। और आपको PDF में जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम एक और वीडियो में आपको वो क्वेश्चन समझा देंगे। और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।